हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हमारे चैनल पे चल रहा है क्लास 12th का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और कल मैंने इसका पहला वीडियो डाला था जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। दैट मीन्स वी हैव डन 9.1। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9.2, जिसमें हम टूल्स ऑफ आरडीटी पढ़ेंगे। थोड़ा सा हल्का सा आपको रिकैप दे देती हूँ। हम लोगों ने ये बोला था कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है दो डिफरेंट जीनोम को हम लोग कंबाइन करके कुछ नया तैयार करना चाहते हैं। दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अब वो टूल्स एग्जैक्टली क्या है उनके बारे में हमको बात करनी है। तो उन्होंने बोला कुछ टूल्स है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, जैसे कि पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जैसे कि लाइगेज चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता है, और होस्ट का ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी एनसीईआरटी में दे रखी है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना। पहले इस पैराग्राफ की बात करते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ में ऐसे बोला गया है कि ऐसा देखा गया था 1963 के अंदर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसको आप क्या बोलते हो, बैक्टीरियोफाज। ऐसा देखा गया कि इस बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, बोले तो कम कर दिया था या खत्म कर दिया था। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टू एंजाइम्स। किसकी हेल्प से? दो एंजाइम की हेल्प से। उसने देखा इस बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम थे। एक तो ऐसा एंजाइम था जो इस वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, ठीक है, कैंची से काट दिया मान लो। और दूसरा ऐसा था जो इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। वापस सुनना। ऐसा देखा गया कि 1963 के अंदर बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने वाले दो एंजाइम थे इस बैक्टीरिया के पास में। एक ऐसा था जिसने इस वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और दूसरा ऐसा था जिसने इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया। तो हमको पता चला कि जिसने टुकड़े टुकड़े करे थे वायरस के डीएनए के, वो था एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था दैट वाज मिथाइलेज। और देखो हुआ क्या, बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो जिसने वायरस के डीएनए को कट कर दिया। अब ये भी तो हो सकता है ना यार, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करा? तो इस बैक्टीरिया ने खुद के डीएनए को कट ना करे उसके लिए अपने खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अगर किसी बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप एडेड है तो उस बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने ही डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो एक अडेप्टेशन है बचने के लिए। तो ऐसा देखा गया कि एक ऐसा है जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है बैक्टीरिया के खुद के डीएनए से और उसको मॉडिफाई कर देता है, और ऐसा मॉडिफाइड डीएनए पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करता और फिर कट नहीं लगेगा। और दूसरा ऐसा था जिसने वायरस के डीएनए को कट कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, ठीक है, और उसको हमने पहचाना कि वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ डन। अब ऐसा देखा गया कि जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था दैट वाज हिंद 2, ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको हमने इस साल के 1963 के 5 साल बाद में आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया था। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ऐसे ही हर कहीं पे कट नहीं मार देते हैं भाई। ये पहले डीएनए को देखेगा, उसकी पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है इसका 6 बेस पेयर का। कितने बेस पेयर का? 6 बेस पेयर का। उसको पहचानता है, उसको ढूंढता है कि भाई साहब मेरा सीक्वेंस किधर है, मैं तो वहीं जाके कट मारूंगा, ठीक है। तो ये उस स्पेसिफिक साइट पे ही जाके कट मारता है। हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट मारेगा जहां पे 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, और उसी सीक्वेंस को आप बुलाते हो रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हर कहीं पे कट नहीं मारेगा, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड पे ही कट मारने वाला है। इतना क्लियर हुआ? फिर हमने देखा कि लगभग हम लोगों ने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है, उसमें से हमने 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर लिया है। ये एक डेटा है जो आपको याद करना है। और ध्यान रखना, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट अलग होती है, सबका अपना स्पेसिफिक है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 था, जो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उस पे काम करता है। वो हमने आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया था इसके 5 साल बाद, ठीक है। हिंद 2 हमेशा डीएनए को कट करता है पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि 6 बेस पेयर का होता है, ठीक है, और उसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। और हम लोगों ने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सट्रैक्ट करे हैं, सबका रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग है। अब मैंने यहाँ पे हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिख रखा है।
हिंद टू अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाऊं तो GTAC होगा और बीच में एक पिरिमिडिन और एक प्यूरिन होगा। पिरिमिडिन कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी, और प्यूरिन भी कोई सा भी। फिर यहाँ से जाऊं तो भी GTAC है, लेकिन अगेन पिरिमिडिन प्यूरिन होगा यहाँ पे। ये आप रट लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आप लोगों ने एंजाइम का नाम रखा है हिंद टू, ये किसके बेसिस पे रखा? तो इसका नॉमेनक्लेचर का ना एक स्पेसिफिक तरीका होता है। देखो, ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, चाहे वो हिंद टू हो, चाहे इको R1 हो, ये सारे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करे हैं किसी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया से। तो हम लोगों ने नाम भी वैसे ही रखा है। अब जैसे हमने एक इको R1 एक एंजाइम लिख रखा है, इसमें से जो ई है, ये ई उठाया गया है उस जीनस से जिससे इस एंजाइम को निकाला गया। तो हमने इस एंजाइम को निकाला था एस्चेरिशिया कोलाई RY13 से। तो ये ई जो है इको R1 का, ये एस्चेरिशिया से उठाया गया है। फिर आते हैं अगले दो छोटे लेटर्स CO, ये उठा गया है स्पीशीज से, कोलाई से उठाया गया है। तो ये उस स्पीशीज से उठाया गया है जिस प्रोकैरियोटिक सेल से हमने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया। ऑफ कोर्स आर का मतलब होता है स्ट्रेन, और ये जो रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एंजाइम को किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया है उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से। ठीक है, वापस सुनना। पहला लेटर जीनस बताता है, अगले दो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल का स्पीशीज बताते हैं, फिर ये तुम्हारा स्ट्रेन बताता है, और ये वाला तुम्हारा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला होता है प्रोटीएस, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला होता है लाइपेज। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड बोले तो इधर डीएनए और आरएनए, उसको डाइजेस्ट करने वाला होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस दो कैटेगरी के होते हैं, दो बड़ी बड़ी क्लासेस से बिलोंग करते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, अगर कहीं एंड पे कट मारा जा रहा है, या तो इस एंड पे या इस एंड पे या इस एंड पे और इस एंड पे, मतलब बाहर की तरफ अगर कट मारा जा रहा है, तो वो काम करेगा एक्सो वाला। ठीक है, और अगर बीच में कहीं कट मारा जा रहा है, तो वो काम कौन करेगा? एंडो वाला करता है। इसका मतलब एंडो न्यूक्लियस क्या करता है? एंडो न्यूक्लियस हमेशा स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए कट मारता है। ठीक है, और जो एक्सो न्यूक्लियस है वो हमेशा एंड पे कट मारेगा। दिस एंड कैन बी 3 प्राइम और इट कैन बी 5 प्राइम। इतना क्लियर हुआ? ठीक है यार, चलो अब वापस ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कहानी बताना आ गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एग्जैक्टली करता क्या है। मान लो इतना बड़ा डीएनए है, सब पे तो कट मारेगा नहीं, पहले वो पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, देखता है भाई कितना लंबा है। फिर इसमें ये चेक करता है कि मेरा सीक्वेंस किधर है, तो मान लो इधर है, तो वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है। बाइंड करके मान लो उसका सीक्वेंस जो भी रेस्पेक्टिव सीक्वेंस है वहां पे वो कट मारेगा। ठीक है, वापस सुनना। सबसे पहले क्या करता है? पूरी डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, फिर अपना स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस को ढूंढता है, फिर डीएनए से जुड़ जाता है और फिर वहां पे कट मारता है। अब जैसे मान लो इतना बड़ा डीएनए है, उसने देखा कि उसकी साइट इधर है, तो वो यहाँ कट मारेगा, यहाँ कट मारेगा, दोनों स्टैंड पे कट मारेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा दोनों स्टैंड पे कट मारता है। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे ए वाला है, यहाँ पे टी वाला है, वो ना ये जो एग्जैक्टली है क्या है? शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, और बीच में तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड करके बैठे हैं। तो जब भी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट मारता है, वो शुगर और फॉस्फेट के बैकबोन पे कट मारता है। तो अगर तुमसे पूछा भाई अगर बैकबोन पे कट मारा जा रहा है तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना, इसको देखो। ठीक है, ये है तुम्हारा वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए होता है वो डीएनए जो कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाएगा, और ये तुम्हारा फॉरेन डीएनए, तुम चाहते हो ये दोनों मिल जाए। तो पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों डीएनए को, जो आपका डीएनए है जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाना है। यहाँ की कैंची और यहाँ की कैंची एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको तो इको R1 से कट करवा रहे हो और इसको आप हिंद 3 से कट करवा रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये इको R1 से कट करवाया जा रहा है तो ये भी इको R1 से ही कट करवाना चाहिए। इको R1 का एक स्पेसिफिक साइट है जो वो रिकॉग्नाइज करता है 6 बेस पेयर का, और वो होता है GAATTC। अगर मैं यहाँ से रीड करूंगी तो GAATTC, और यहाँ से रीड करूंगी तो भी GAATTC। अगर यहाँ का यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो मैं यहाँ पे भी इको R1 से कट कराऊंगी, तो यहाँ पर भी यही है GAATTC GAATTC। ठीक है, अब तुम्हारा इको R1 आएगा, इस पूरे डीएनए को देखेगा और उसको पता चल गया मेरी सीक्वेंस इधर है, इसको भी देखेगा और पता लग गया मेरी सीक्वेंस इधर है, तो वो कट मारता है।
अब इको आर1 कभी भी सेंटर में कट नहीं मारेगा, वो मेक श्योर करता है कि वो सेंटर से कहीं दूर जाके कट मारे। ठीक है, तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी इको आर1 कट मारता है तो इधर जी और ए के बीच में कट मारता है, और इधर भी जी और ए के बीच में कट मारेगा। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बन जुड़े हुए हैं। इनके बीच में तो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों फॉस्फोडाइस्टर से, यहाँ कट मारा तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ डाला, यहाँ मारा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ डाला। वैसे ही सेम इधर भी जी और ए के बीच में कट मारेगा, इधर भी जी और ए के बीच में ही कट मारेगा। एनसीईआरटी में ये एरो गलत दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ कट मारा फॉस्फोडाइस्टर टूट गया, यहाँ कट मारा फॉस्फोडाइस्टर टूट गया, यहाँ कट मारा फॉस्फोडाइस्टर टूट गया, यहाँ कट मारा फिर फॉस्फोडाइस्टर टूट गया, यहाँ मारा। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, यहाँ का टूटा तो इस पार्ट को अलग कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। देखो हमने वही किया है, इस पूरे पार्ट को हम इधर ले आए। ठीक है, वैसे ही इस पार्ट को भी इधर ले आओ और इसको खींच के अलग ले जाओ। अब देखो, ये वाला पार्ट डबल स्टैंडर्ड है और इधर ये वाला पार्ट डबल स्टैंडर्ड है, पर ये वाला सिंगल स्टैंडर्ड है और ये वाला भी सिंगल स्टैंडर्ड। ये दो सिंगल स्टैंडर्ड ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस है, इनको स्टिकी एंड्स बुलाते हैं। अब तुम क्या करोगे, इसको इसके साथ ले आओ। जब इसको इसके साथ ले आओगे, तुमको पता है ये ए इस टीटी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, पर ये ए इस टीटी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। अब इसको लाके यहाँ चिपका डालो, ये चिपक गए। अब ध्यान से देखना, इसके बीच में और इसके बीच में जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना है तुमको, और वैसे ही इन दोनों के बीच में यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बनवाना है तुमको। तो वो फॉस्फोडाइस्टर कौन बनाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो ये लोग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, पर आखिरी का जो फॉस्फोडाइस्टर है वो तो डीएनए लाइगेज ही बनाएगा। इतना क्लियर होगा, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब जब तुम इसको रीड करोगे ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे GATT सा GATTC था, यहाँ पे भी वही है। ध्यान से देखो, मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर रीड करूं तो ये GATTC है, इधर से भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करूं तो ये GATTC है। अगर कभी रीडिंग का ओरिएंटेशन सेम रखा जाए, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर से भी वही पढ़ रही हूँ और इधर से भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पढ़ रही हूँ, और सेम रीडिंग होती है, तो ऐसे सीक्वेंसेस को आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बुलाते हो। क्या बुलाओगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जैसे एनसीईआरटी में बोल रखा है मलयालम, मलयालम को इधर से पढ़ूंगी तो भी मलयालम है, इधर से पढ़ूंगी तो भी मलयालम ही है। तो आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है वो यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही कट करते हैं। अगर मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ूं तो GATTC है, GATTC है। अगर मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ती हूँ तो CTTAG है, CTTAG है। तो अगर आपका बोल रहा है कि अगर आप रीडिंग का ओरिएंटेशन सेम रखते हो, ठीक है, तो सेम ही रीडिंग आए तो उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बुलाते हैं। इतना क्लियर हो गया, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है। ठीक है, ये जाके सूटेबल कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन आखिरी का जो फॉस्फोडाइस्टर है वो तो डीएनए लाइगेज ही बनाएगा। डन, आगे बढ़ो। अब इन्होंने बोला है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बीच में कट नहीं मारते। हमने भी देखा, बीच में मारते तो यहाँ मारते ना, लेकिन वो बीच में कट नहीं मारते, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर मारते हैं। ठीक है, और दोनों में सेम जगह ही मारेंगे। अगर इधर जी और ए के बीच में है तो इधर भी जी और ए के बीच में ही होगा, जिसकी वजह से सिंगल स्टैंडर्ड ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आ जाएंगे, जिनको आप स्टिकी एंड्स बुलाते हो। ठीक है, उसके बाद में ये स्टिकी एंड एक दूसरे के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद में आखिरी में तुम्हारा डीएनए लाइगेज आएगा और वो उनको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के छोड़ देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जुड़ गए हैं, अब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बुलाओगे तो एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो वैसे ही ये हुआ है, इसको और इसको सेम से कट करवा लो, सेम से कट करवा के जोड़ दो, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब अगर यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा इकोलाई उठा लेता है, तो इकोलाई ने फॉरेन डीएनए उठा लिया, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। फिर वो अपनी 2 कॉपी बनाएगा, इनको भी ट्रांसफॉर्म कर देगा, फिर अगेन ये 2-2 बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने साफ बोला है कि आपको वेक्टर को और आपका जो सोर्स डीएनए उसको दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनवा सकते। ये हमने सेम बात बोली है कि यार तुमको कैंची सेम रखनी पड़ेगी। सॉर्टेड है, चलो आगे बात करते हैं। अब आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2.2 मीटर का डीएनए निकाला, ठीक है, अब 2.2 मीटर के डीएनए पे तो काम नहीं करा जा सकता भाई साहब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो डीएनए के टुकड़े करवाते हैं, और टुकड़े आपने किससे करवाए, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से। अब मान लो 10 टुकड़े हो गए, आपको तो कोई एक ही टुकड़ा चाहिए,
तो यू नीड टू सेपरेट द टुकड़ा या यू नीड टू सेपरेट द फ्रेगमेंट। तो वो जो फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का टेक्निक है उसको आप बुलाते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसमें क्या होता है ध्यान से सुनो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नहीं, प्लास्टिक का डब्बा टाइप्स होता है जिसके अंदर हम अगार अगार जेल डालते हैं और वो एक समय के बाद में अगार अगार जेल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। पर कुछ कुछ जगह पे हम अगार अगार जेल नहीं डालते, उनको हम वेल्स बुलाते हैं, ये खाली जगह है। यहाँ पे हम हमारे डीएनए के टुकड़े डालते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी दूं तो ये नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव है ना। अब क्या होता है, मान लो तुम लोगों ने बटन चालू कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के टुकड़े हैं। अब ये जो अगार अगार यहाँ पे तुमने लगा रखा है, अगार अगार ना जो जेल है वो छलनी की तरह एक्ट करता है, ऐसे समझ लो उसमें छोटे छोटे छेद है। और वो छेद से तुम्हारे इसके अंदर जो डीएनए के टुकड़े रखे हुए हैं वो धीरे धीरे पास करना शुरू करते हैं। तो वो जो जेल है उसका सीविंग इफेक्ट होता है, और जो सीविंग इफेक्ट होता है उससे जेल धीरे धीरे छन छन के आगे निकलता है। अब ध्यान से सुनना, जो पार्टिकल छोटा होगा वो जल्दी छनेगा और जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा। जो पार्टिकल बड़ा होगा वो लेट छनेगा और धीरे धीरे आगे पहुंचेगा। इसका मतलब जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो जल्दी यहाँ पहुंचेगा, स्मॉलेस्ट टुकड़ा विल बी हियर। और जिसका टुकड़ा बड़ा होगा वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचेगा। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या चीजें याद करी। पहली चीज, तुम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को किसके बेसिस पे सेपरेट कर रहे हो, चार्ज के बेसिस पे या साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे, चार्ज तो सब पे ही नेगेटिव है ना, साइज के बेसिस पे कर रहे हो। दूसरी चीज, किसका सीविंग इफेक्ट आ रहा है, ये तुम्हारा जो एगेरो जेल है उसका आ रहा है। और ये एगेरो जेल एग्जैक्टली है क्या, अगार अगार ही है भाई, तुम लोगों ने 11वीं में पढ़ा है, ठीक है। अगार अगार है जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि आप सीवीड से निकालते हो। सीविंग इफेक्ट होता है उसका, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब जो छोटा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो बड़ा होगा वो लेट पहुंचेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन ये चल रहे हैं, ये जो तुम्हारे फ्रेगमेंट है, टुकड़े हैं, ये आगे मूव कर रहे हैं, तुमको दिखता नहीं है। देखने के लिए तुमको यहाँ पे एक डाई डालनी पड़ती है, डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर भी तुमको नहीं दिखेगा जब तक तुम यूवी लाइट नहीं डालते। तो पहले इथीरियम ब्रोमाइड डाल दो, फिर यूवी लाइट डाल दो, तो तुमको ये जो टुकड़े हैं ये धीरे धीरे ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने लग जाते हैं। फिर मान लो तुमको ये टुकड़ा चाहिए तो इसको कट कर लो और अलग कर लो, इसको इल्यूशन बुलाते हैं, ठीक है। तो एग्रो जेल से वो पार्ट को कट करके फिर हटा लो, ये इल्यूशन है, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या होता है। अब ये दे रखा है यहाँ पे 4 वेल है, मतलब चारों में तुमने डीएनए डाला है। देखो यहाँ पे एक ही टुकड़ा है, अगर एक ही टुकड़ा है इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट ही नहीं मारा है। अगर कट नहीं मारा तभी तो एक टुकड़ा है, अगर कट मार दो तो 5 टुकड़े होने चाहिए थे ना, या 2 या 3 या 4, कुछ कुछ तो टुकड़े होने चाहिए थे, नहीं है। यहाँ पे देखो 4 टुकड़े हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम करा है। यहाँ पे भी काम करा, यहाँ पे भी काम करा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ टुकड़े सेपरेट करने के काम में नहीं आता, वो ये चेक करने के काम में भी आता है कि भाई साहब डाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इतना क्लियर हुआ, ओके। ये आपने मान लो ये आपने फॉरेन डीएनए के साथ में करा है। आप ये चीज, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप वेक्टर के साथ भी करते हो, ठीक है। तो आपका जो भी डीएनए के साथ आप काम कर रहे हो, चाहे वो वेक्टर डीएनए हो चाहे वो फॉरेन डीएनए हो, सबके साथ में आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक करते हो। इतना क्लियर है, चलो। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम वेक्टर पढ़ेंगे। मैं वेक्टर इस वीडियो में नहीं पढ़ाना चाहती क्योंकि बहुत होच पोच हो जाएगा और तुम सब गायब हो जाएगा, सब भूल जाओगे। वेक्टर एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है, तो ये समय लेके अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।